हम सब ने ये सुना है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, पर ये बात थोड़ी अधूरी सी लगती है। हाँ, मतलब अगर ये बड़े नाटकीय कदमों से नहीं मिलती तो फिर मिलती कैसे है? बिल्कुल। और असल में इसका राज वो उन छोटी छोटी लगभग नजर न आने वाली आदतों में छिपा होता है, जो धीरे धीरे दिन ब दिन जमा होती जाती हैं। हाँ। और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा आधार है द कंपाउंड इफेक्ट नाम की किताब के कुछ हिस्से, जो इस कमाल के सिद्धांत को बहुत ही सादे तरीके से समझाते हैं। तो आज की इस चर्चा का मकसद साफ है, ये समझना कि कैसे रोज के छोटे छोटे स्मार्ट फैसले समय के साथ इकट्ठे होकर कमाल के नतीजे दे सकते हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और साथ ही ये भी समझेंगे कि ये तरीका इतना असरदार होने के बावजूद ज्यादातर लोगों के लिए काम क्यों नहीं कर पाता। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। इसके पीछे आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या है, तुरंत नतीजे पाने की चाहत। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल। और ये मानसिकता हमें कैसे नाकाम करती है, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कंपाउंड इफेक्ट या संचय परिणाम आखिर है क्या चीज? किताब इसे समझाती है कि ये छोटे छोटे समझदारी भरे फैसलों की एक सीरीज है। बड़े इनाम हासिल करने का उसूल है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए किताब में 3 दोस्तों की एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दी गई है। हाँ, लैरी, स्कॉट और ब्रैड की। हाँ, और मान लीजिए तीनों की जिंदगी लगभग एक जैसी है, सेहत, आमदनी, सब कुछ। तो पहला दोस्त है लैरी। वो कुछ नहीं बदलता, जैसा है वैसा ही रहता है, बस कभी कभार अपनी हालत को लेकर शिकायत करता रहता है। एग्जैक्टली। अब आती है कहानी में ट्विस्ट। दूसरा दोस्त स्कॉट छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव करता है। बहुत ही छोटे, जैसे रोज किसी अच्छी किताब के सिर्फ 10 पन्ने पढ़ना, और काम पर आते जाते समय 30 मिनट का कोई मोटिवेशनल ऑडियो सुनना। सही। और अपने खाने में से रोज सिर्फ 125 कैलोरी कम कर देता है, जो कि बहुत ही मामूली है, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, शायद चाय में चीनी कम कर दी या कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी पी लिया। और तीसरा दोस्त है ब्रैड। वो भी छोटे छोटे फैसले लेता है, लेकिन नकारात्मक। हाँ, वो एक नया बड़ा टीवी खरीदता है और फिर उस पर देखे हुए कुकिंग शो से रेसिपी बनाने लगता है। मतलब ढेर सारे चीज वाले पकवान, मिठाइयाँ। और वो हर हफ्ते कुछ ड्रिंक्स भी लेना शुरू कर देता है। कुल मिलाकर वो भी रोज लगभग 125 कैलोरी ज्यादा खाने लगता है, जो कि एक छोटे कपकेक जितनी ही होगी। और यहीं इस सिद्धांत का सबसे मुश्किल और कह सकते हैं धोखेबाज हिस्सा आता है। क्या? कि 5 महीने गुजर जाते हैं, कुछ नहीं बदलता। 10 महीने भी जाते हैं, तीनों दोस्तों में कोई खास फर्क नजर नहीं आता। यहाँ तक कि 1.5 साल यानी 18 महीने बाद भी बाहरी तौर पर सब कुछ पहले जैसा ही लगता है। और इसी मोड़ पर आकर ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल। 18 महीने तक रोज 10 पन्ने पढ़ना और कोई नतीजा न दिखना। कोई भी सोचेगा क्या फायदा हो रहा है, छोड़ो ये सब। सही कहा। स्कॉट की आदतें थोड़ी बोरिंग हैं, अनुशासन मांगती हैं। वहीं ब्रैड की आदतें मजेदार हैं, अच्छा खाना, टीवी देखना। और समाज भी तो ब्रैड जैसे विकल्पों को जिंदगी जीना कहता है। हाँ, और स्कॉट के अनुशासन को बोरिंग मानता है। तो ये सामाजिक दबाव और तुरंत नतीजे न मिलना, ये दोनों मिलकर लोगों को रास्ते से भटका देते हैं। लेकिन असली जादू तो इसके बाद शुरू होता है। हाँ, किताब के मुताबिक लगभग 31 महीने यानी 2.5 साल के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी होती है। और ये बदलाव हैरान करने वाले हैं। स्कॉट, जिसने रोज बस 12.5 कैलोरी कम की थी, उसका वजन 33 पाउंड यानी लगभग 15 किलो कम हो गया है। लेकिन बात सिर्फ वजन की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने जो रोज 10 पन्ने पढ़े और ऑडियो सुने, उससे उसने लगभग 1000 घंटे खुद को बेहतर बनाने में लगाए हैं। और इस नए ज्ञान की वजह से उसे ऑफिस में प्रमोशन मिला है। सैलरी भी बढ़ी होगी। हाँ, और क्योंकि वो अब ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी है, उसकी शादीशुदा जिंदगी भी बेहतर हो गई है। और दूसरी तरफ है ब्रैड। उसका क्या हुआ? रोज सिर्फ 125 ज्यादा कैलोरी खाने से उसका वजन 33 पाउंड बढ़ गया है। यानी अब उसका वजन स्कॉट से 67 पाउंड्स या 30 किलो ज्यादा है। और वो ऑफिस में चिड़चिड़ा और दुखी रहता है। उसकी प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ा है। घर पर भी तनाव होगा। बिल्कुल। उसकी शादीशुदा जिंदगी मुश्किल में है। ये एक लहर की तरह फैलता है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ज्यादा खाना उसे आलसी बनाता है, आलस काम पर असर डालता है, काम का तनाव घर के रिश्तों को खराब करता है। और लैरी? वो वहीं का वहीं है, जैसा 2.5 साल पहले था। बस अब अपनी जिंदगी को लेकर थोड़ा और कड़वा और निराश हो गया है।
ये मिसाल इतनी दमदार है क्योंकि ये दिखाती है कि वो छोटे छोटे फैसले जो उस पल में बेकार लगते हैं, समय के साथ मिलकर जिंदगी की गाड़ी को पूरी तरह एक अलग पटरी पर डाल सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। ब्रैड या स्कॉट बनने का फैसला वो किसी एक दिन नहीं लिया गया। ये सैकड़ों छोटे छोटे फैसलों का नतीजा था। ये 18 महीने तक कुछ ना होने वाली बात ही शायद सबसे बड़ी चुनौती है, जो हमें अगले सवाल पर लाती है, अगर ये कंपाउंडिंग का उसूल इतना शक्तिशाली है तो हर कोई स्कॉट क्यों नहीं बन जाता? किताब इसके लिए हमारी माइक्रोवेव मानसिकता को जिम्मेदार ठहराती है। हम चाहते हैं कि सफलता भी मैगी नूडल्स की तरह 2 मिनट में तैयार हो जाए। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज तुरंत मिलती है। फास्ट फूड, इंस्टेंट मैसेजिंग। हमें आदत हो गई है कि मेहनत का फल भी तुरंत मिलना चाहिए। हाँ, हम कुछ दिन जिम जाते हैं और जब आईने में कोई बदलाव नहीं दिखता तो निराश होकर छोड़ देते हैं। हम उस धीमी, उबाऊ और लगातार चलने वाली प्रक्रिया को भूल गए हैं जो असल में काम करती है। किताब में लॉटरी का एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। अच्छा। हार्वर्ड के एक मनोवैज्ञानिक डैनियल गिलबर्ट कहते हैं कि हमारी समस्या ये है कि हम सिर्फ लॉटरी जीतने वाले की कहानी सुनते हैं। हाँ, वो एक इंसान जो रातों रात करोड़पति बन गया। लेकिन सोचिए, अगर टीवी पर एक नियम बना दिया जाए कि लॉटरी हारने वाला हर इंसान 30 सेकंड के लिए आकर सिर्फ ये बोलेगा, मैं हार गया, तो क्या होगा? तो आपको पता है कितना समय लगेगा? सिर्फ एक ड्रॉ के सारे हारे हुए लोगों को अपनी बात कहने में लगभग 9.5 साल लग जाएंगे। 9.5 साल? वाह, ये तो सफलता को लेकर हमारी सोच पर ही सवाल खड़ा कर देता है ना? हम उस एक विजेता को देखते हैं और लाखों हारने वालों को अनदेखा कर देते हैं। इससे हमारी सफलता की पूरी धारणा ही बिगड़ गई है। हम कड़ी मेहनत, अनुशासन और अच्छी आदतों के उस पुराने रास्ते को भूल गए हैं जिसे हमारे दादा दादी अपनाते थे। सफलता का रहस्य आज भी वही है जो 100 साल पहले था, बस अब ये उतना ग्लैमरस या आकर्षक नहीं लगता। हाँ, हम सफलता के शोरील या हाइलाइट्स देखते हैं, पर्दे के पीछे की मेहनत नहीं। सोशल मीडिया ने तो इस समस्या को और भी कई गुना बढ़ा दिया है। बिल्कुल, और यही माइक्रोवेव मानसिकता हमें कंपाउंड इफेक्ट की शक्ति का उपयोग करने से रोकती है। हम बीज बोते ही फल की उम्मीद करने लगते हैं, ये भूलकर कि पौधे को बढ़ने में समय लगता है। तो ये माइक्रोवेव मानसिकता वाली बात तो समझ आती है। हम सब तुरंत नतीजे चाहते हैं, लेकिन अगर किसी को इस जाल से निकलना हो तो पहला कदम क्या होना चाहिए? शुरुआत होती है जागरूकता से। मतलब अपनी आदतों को ध्यान से देखना। हाँ, किताब के मुताबिक हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि हम जानबूझकर बुरे फैसले ले रहे हैं। चुनौती ये है कि हम नींद में फैसले कर रहे हैं, ऑटो पायलट मोड पर। बिल्कुल, हमारे लगभग 95% काम हमारी अचेतन प्रोग्रामिंग और आदतों से तय होते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सब कुछ आदतन होता है। इस बारे में किताब के लेखक अपना एक बहुत ही दमदार निजी अनुभव बताते हैं। क्या? जब वो 25 साल से भी कम उम्र के थे तो एक दिन उनके अकाउंटेंट ने उन्हें बताया कि उन पर $1 लाख से ज्यादा का टैक्स बकाया है। $1 लाख? वो तो हैरान रह गए होंगे। हाँ। जब अकाउंटेंट ने पूछा कि पैसा गया कहाँ तो उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। पैसा हाथ से पानी की तरह फिसल गया था, छोटे छोटे खर्चों में। तब उनके अकाउंटेंट ने उन्हें एक बहुत ही सरल लेकिन जिंदगी बदल देने वाली सलाह दी। क्या सलाह दी? उन्होंने कहा, अगले 30 दिनों तक अपनी जेब में एक छोटा नोटपैड और पेन रखो और तुम जो भी खर्च करते हो हर एक सेंट का हिसाब लिखो। हाँ, चाहे वो $1 की कॉफी हो या $1000 का सूट। हर एक सेंट का हिसाब रखना। हाँ। ये सुनने में ही बहुत थकाऊ लगता है। यही तो इस अभ्यास का जादू है। लेखक ने पाया कि ये थकाऊ जरूर था, लेकिन इसी वजह से ये काम कर गया। वो कैसे? उन्होंने महसूस किया कि कई बार वो सिर्फ किसी चीज को लिखने के आलस के कारण ही बेकार की खरीदारी करने से बच गए। अच्छा, जैसे स्टोर में कॉफी खरीदने से पहले उनके दिमाग में आता, अरे अब इसे निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, छोड़ो इतनी भी जरूरी नहीं है। मतलब बात सिर्फ हिसाब रखने की नहीं थी, बल्कि हिसाब रखने की प्रक्रिया ने ही उनके व्यवहार को बदल दिया। बिल्कुल, इसी को निगरानी की शक्ति या पावर ऑफ ट्रैकिंग कहते हैं। जब हम अपने किसी व्यवहार को ट्रैक करना शुरू करते हैं, चाहे वो हमारा खर्च हो, हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं या हम अपना समय कहाँ बिता रहे हैं, तो हम अचानक उन अचेतन आदतों के बारे में जागरूक हो जाते हैं जो हमें पीछे धकेल रही थीं। और जैसा कि किताब कहती है, जागरूकता ही किसी भी बदलाव की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। आप उस चीज को नहीं बदल सकते जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ट्रैकिंग से हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, लेकिन पता चलना और उसे ठीक करना ये 2 अलग अलग बातें हैं। हाँ, आदतें बदलना बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर वो आदतें जो हमें मजा देती हैं, जैसे ब्रेड के चीज वाले डिनर। तो क्या सिर्फ इच्छा शक्ति
या विल पावर ही काफी है? और किताब भी यही कहती है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ इच्छा शक्ति पर भरोसा करना एक हारी हुई बाजी खेलने जैसा है। बस कल से पक्का करूंगा। ये हम सब ने कभी न कभी कहा है, पर ये शायद ही कभी काम करता है। क्योंकि इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म हो जाती है। आपको उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज की जरूरत है। और वो क्या है? वो है वाई पावर, यानी क्यू शक्ति। वाई पावर? हाँ, आपके फैसले तभी टिकते हैं जब वो आपकी गहरी इच्छाओं, आपके सपनों और आपके उसूलों से जुड़े हों। आपका क्यों इतना मजबूत होना चाहिए कि वो आपको मुश्किल समय में भी अनुशासन में बनाए रखे। इससे समझाने के लिए किताब में एक बेहतरीन मिसाल दी गई है। सोचिए, जमीन पर 30 फुट लंबा लकड़ी का एक पटिया रखा है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पर चलने के लिए आपको $20 मिलेंगे, तो कोई भी चल लेगा, इसमें क्या है? बिल्कुल। अब कल्पना कीजिए कि वही पटिया 100 मंजिला 2 इमारतों के छतों के बीच रखा हुआ है। ओह, हवा चल रही है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसे पार करने के लिए $20 मिलेंगे, तो मैं आपको पागल कहूंगा। कोई भी ये जोखिम नहीं लेगा। लेकिन अब सीन को थोड़ा बदलते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि आप एक इमारत पर हैं और दूसरी इमारत में आग लगी हुई है और वहां आपका बच्चा फंसा हुआ है और मदद के लिए पुकार रहा है। ओह, अब क्या आप उस पटिए पर चलेंगे? मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा, बस भागूंगा। $20 की परवाह कौन करेगा? एग्जैक्टली। यहाँ पर जोखिम तो उतना ही था। बदला क्या? आपका क्यों बदल गया। हाँ, आपका कारण इतना बड़ा और भावनात्मक हो गया कि कैसे करना है ये मायने ही नहीं रखता था। यही है क्यों शक्ति। अपनी बुरी आदतों को बदलने के लिए एक मजबूत भावनात्मक क्यों ढूंढना सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से कहीं ज्यादा असरदार है। इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन एक शक्तिशाली क्यों आपको हमेशा ऊर्जा देता रहता है। यह उदाहरण सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अपना क्यों खोजना महज एक मोटिवेशनल बात नहीं है। ये असल में जिंदा रहने और आगे बढ़ने का एक औजार है। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें तो सार यही है कि सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। बिल्कुल, ये बड़े नाटकीय कदमों का नतीजा नहीं है। ये उन छोटे लगभग अदृश्य फैसलों का संचय परिणाम है जो हम हर दिन लगातार करते हैं। ये धीमी और स्थिर चाल से दौड़ जीतने जैसा है। चाहे वो स्कॉट की तरह रोज 125 कैलोरी कम करना हो, जिससे 2.5 साल में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। या फिर लेखक का अपने हर खर्च को ट्रैक करना हो जिसने उनकी वित्तीय हालत को पटरी पर ला दिया। यही छोटे छोटे अनुशासन समय के साथ मिलकर चक्रवृद्धि होते हैं और ऐसे नतीजे देते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ते हैं। किताब में हवाई जहाज की एक बहुत ही सटीक मिसाल दी गई है। अगर लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जा रहा एक विमान उड़ान भरते समय अपनी नाक की दिशा से सिर्फ 1% भी भटक जाए, जो कि उस समय पता भी नहीं चलेगा, हाँ इतना मामूली होगा, तो वो अपनी मंजिल यानी न्यूयॉर्क से लगभग 150 मील दूर किसी और शहर में उतरेगा, शायद अल्बनी या बॉल्टिमोर में। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के हमारे छोटे छोटे 1% के फैसले, चाहे वो एक अतिरिक्त कोल्ड ड्रिंक पीना हो या सोने से पहले 10 पन्ने पढ़ना हो या किसी अपने की तारीफ में 2 शब्द कहना हो, ये हमारे जीवन के हवाई जहाज को लंबी अवधि में कहाँ ले जा रहे हैं। क्या हम अपनी मंजिल यानी न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं या 150 मील दूर कहीं और उतरने वाले